तो वेलकम क्लास 11, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। क्योंकि आप 10th पास करके आए हैं 11th में, तो आपका स्वागत है और स्वागत है मेरे चैनल पर। ये मेरी 11th क्लास की फर्स्ट वीडियो है, तो शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। मेरा नाम है विक्रांत, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको। और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि देखो 11वीं की पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि आप एक बार तो नई आई है आपके पास, वो सोशल वाली सिविक्स नहीं। 11वीं की पॉलिटिकल साइंस बहुत टिपिकल बन जाती है, और ख़ासकर कि तब जब आप एकदम नए तरीके से डील कर रहे हैं, क्योंकि ये एकदम दूर ले जाएगी आपको उस 10वीं के स्टैंडर्ड से। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स तो ऐसे जो ग्रेजुएशन तक चलेंगे आपके इसमें, जो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के या भारतीय शासन और संविधान के हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ जाएंगे। इसलिए बहुत ठीक से इनको समझ लेना, बेसिक कंसेप्ट्स को, जितने भी मूल कंसेप्ट हैं इनको ध्यान से समझ के काम करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का ये जो हमारा सिलेबस है, पहली वीडियो या पहला चैप्टर। तो 11th क्लास हो सकता है कोई आपको पहले भी आपने कोई पढ़ा हो, और डायरेक्ट जिसने पढ़ाया हो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अर्थ परिभाषा पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक आप पूरे पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट हो रहा है, जब तक पॉलिटिकल सिस्टम को समझेंगे तब तक ये चीज़ आपके साथ रहेगी। और पूरे 10 के 10 चैप्टर यहाँ पर और आगे भी ये चीज़ आपके साथ रहेगी। तो इस फॉर्मेशन को समझ लेना और हमेशा अपने दिमाग में उतार के रखना, क्योंकि ये बेस है। इसके बिना पॉलिटिकल साइंस का जो सिस्टम होता है ना, जो संविधान का, वो बनता ही नहीं है। तो इसलिए ढंग से समझना। शासन के अंग, ऑर्गन्स ऑफ रूल, शासन के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये शासन के 3 अंग होते हैं। चाहे कोई भी सिस्टम व्यवस्था हो, जहां कहीं भी शासन आता है, उसके 3 अंग होते हैं। ये मेन 3 अंग होते हैं, और यही काम करते हैं अलग अलग तरीके से अपने, और इनका अपना काम होता है। तो आपके सामने ये ही 3 अंग रहेंगे, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए, तानाशाही आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ये अंग 3 ही रहते हैं शासन के हमेशा। तो इनको ठीक से समझना। सबसे पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेशन। ये व्यवस्थापिका क्या काम करती है? कानून निर्माण का काम करती है, लॉ मेकिंग। जैसे कि हमारे देश में संसद है, इसका काम क्या है? कानून बनाना। सिर्फ यहीं तक है इसका काम। व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव, कानून निर्माण या लॉ मेकिंग। अब आती है आपके सामने कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। अब आती है आपके सामने कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। ये क्या काम करती है? कानूनों को लागू करती है। लागू करती है टू इंप्लीमेंट लॉ। ये लॉ को इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है। कौन से लॉ को? जिसको आपके देश की व्यवस्थापिका या लेजिस्लेशन ने बनाया है। तो इसका काम क्या हुआ? लॉ को इंप्लीमेंट करना, कानूनों को लागू करना। तो वो क्या है? कार्यपालिका। तीसरा अंग न्यायपालिका, जुडिशरी। अब तक आप जब 10वीं में गए होंगे तो आपने यही लिखा होगा, नहीं, जो लोगों को दंड देती है वो न्यायपालिका ना। अब आप उससे ऊपर आ गए हो स्टैंडर्ड से, जो 10वीं वाला स्टैंडर्ड हो, उससे ऊपर हो। समझो, कानूनों की व्याख्या करना, टू डिफाइन लॉ। अगर कहीं भी कानून को लेकर मतभेद है, देयर इज एनी डिस्प्यूट ऑन डेफिनेशन ऑफ लॉ, भाई कि लॉ नहीं, ये नहीं कहता, ये कहता है। संविधान में जो लिखा गया है, क्योंकि बहुत टिपिकल और हार्ड लैंग्वेज होती है, और उस लैंग्वेज, भाषा को लेकर या कानून की व्याख्या को लेकर, या ऐसी कोई चीज़ जो है ही नहीं संविधान में, तो ऐसा कुछ भी जहां लॉ की डेफिनेशन, या ऐसा कुछ भी जहां कानून की व्याख्या करनी पड़े, कानून के संदर्भ में कोई मतभेद है, डिस्प्यूट है, ऐसे में सिर्फ ये लॉ डेफिनेशन का अधिकार न्यायपालिका को रहेगा, या होता है। इनको नहीं होता, ठीक है। तो लॉ की डेफिनेशन या कानून की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को है, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दंड देता है। यहां बोर्ड में जगह कम थी तो इंग्लिश में यहां लिख दिया पनिश ऑन लॉ वायलेशन। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन कर दिया है तो उसको दंड देने का काम न्यायपालिका या जुडिशरी करती है। अगर किसी ने वायलेशन की है लॉ की, तो उसको पनिश करने का काम न्यायपालिका या जुडिशरी करती है। अपने जब तक आप ये पढ़ रहे हो, अब जब जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये याद रखना, मैं बार बार अब ये नहीं कराने वाला, इसलिए क्योंकि आपको शुरुआत में करा दिया। तो इसको अपने अंदर कंसेप्ट को बिल्कुल साफ क्लियर कर लेना। अब बढ़ते हैं संविधान की तरफ। अब आते हैं हम
संविधान के अर्थ और परिभाषा पे। हो सकता है लैंग्वेज भाषा थोड़ी कठोर लगे, इसीलिए मैंने सिंपल भी लिखा, लेकिन ढंग से समझ लेना। उन नियमों या रूल्स और कानूनों मतलब लॉ को, जिसमें वो नियम और कानून जिसमें सरकार के गठन, याद रखना कई जगह इसको शासन का गठन भी बोल देते हैं, क्योंकि शासन के 3 अंग जो पहले भी पढ़ाए हैं, उन सब का कि कौन से अंग की कितनी शक्तियां होंगी, ये सब का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। तो सरकार के गठन या शासन के अंगों के जो गठन का हुआ है, उसका निर्माण मतलब क्रिएशन कैसे बनेगा, उसकी क्या शक्तियां होंगी, पावर्स, और शासित कौन होते हैं, जिसके ऊपर शासन हो रहा है, मतलब कि जनता, मतलब कि पब्लिक के अधिकारों का वर्णन होता है। ये इसका एक टिपिकल अर्थ है बहुत कठिन शब्दों का, इसलिए अगर आपके पास 1 नंबर में आ जाए तो मैं जानता हूं ये आपको समझाने के लिए है, लेकिन फिर भी आप क्या लिखोगे, वो नियम और कानून जिसके अनुसार देश का शासन या रूल चलाया जाता है। तो अगर कोई बिल्कुल इजी वर्ड में 1 नंबर में आ जाए और आपको एकदम लिखना है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, वो नियम और कानून, नियम मतलब रूल एंड लॉ, जिनके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है, उसे ही इन शॉर्ट सरल शब्दों में या इजी वर्ड्स में संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये इसकी हार्ड है, लेकिन समझने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आगे भी जाओगे, और ये इसके सरल शब्दों में आप या सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं। अब डेफिनेशन जो आ रही है उसमें आप एक भी चेंज मत करना, उसकी फोटो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, इसको ऐसे का ऐसा उतार लेना, इसमें कोई भी वर्ड हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उस डेफिनेशन को या परिभाषा को आप ऐसे का ऐसा उतार लेना और समझ लेना, वही वर्ड्स है, वही सब कुछ है, इन्हीं चीजों को थोड़ा टिपिकल वर्ड में है, ठीक है। तो उसको उतार लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो पहला पॉइंट आता है, अब हम पढ़ रहे हैं संविधान की आवश्यकता, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए, सबसे बड़ी बात है। ये बहुत बार आया और बहुत बार आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो संविधान क्यों आवश्यक है, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात, सरकार के स्वरूप को निर्धारित करना। अब देखो जो इंग्लिश मीडियम के, याद रखना मेरे पास एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम का रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये ढूंढ के नेट से लगा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर लेना। डिटरमाइन द नेचर ऑफ गवर्नमेंट। देखो, सरकार के स्वरूप को निर्धारित करना या उसके जो नेचर है उसको दिखाना, ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष या सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। क्यों? क्योंकि शासन के 3 अंग, उन तीनों अंगों की शक्तियां क्या होंगी, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेंगी, इन सब का वर्णन या एक्सप्लेनेशन किस में मिलता है, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि कोई भी शासन का अंग या सरकार अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल ना कर पाए। इसीलिए किस ऑर्गन की, किस शासन के अंग की कितनी शक्तियां हैं, इन शक्तियों का विभाजन, डिवाइडेशन संविधान में किस प्रकार किया गया है, ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन इस संविधान में ही होता है और कहीं नहीं होता है। तो सबसे पहला काम क्या है, सरकार के स्वरूप को निर्धारित करना। अब बढ़ते हैं दूसरी आवश्यकता के लिए। अब आता है दूसरा, सीमाओं का उल्लेख आवश्यक, लिमिटेशंस एसेंशियल। देखो, आप 11th में आए हो तो एक बात याद रखना, शक्ति या पावर बिना कंट्रोल, नियंत्रण के, या आप यूं कह लो बिना सीमा के, लिमिटेशन के, जिसके पास ज्यादा आ जाए तो उसके दुरुपयोग की संभावना, मिसयूज ऑफ पावर की पूरी संभावना बनी रहती है और होता भी है। जब जब पावर या शक्ति किसी के पास ज्यादा हो जाती है तो उसके दुरुपयोग या मिसयूज होने के पूरे चांसेस या पूरा संभावना है कि वो हो। इसलिए उन शक्तियों का, सीमाओं का उल्लेख होना जरूरी है। किसका उल्लेख होना? शक्तियों का, सीमाओं का उल्लेख होना जरूरी है, लिमिटेशंस होनी जरूरी है पावर्स के ऊपर। तो संविधान क्या करता है, शासन के तीनों अंग को जो जो शक्ति गई है उनका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और पूरा वर्णन किया जाता है। लेकिन इसके अलावा कौन से शासन की अंग की शक्ति की क्या सीमा होगी, वो कितनी शक्तियों का कितने हद तक इस्तेमाल कर पाएंगे, सरकार की कितनी शक्ति होगी, उस शक्ति का वो कितना इस्तेमाल कितनी हद तक कर पाएंगे, इन सब का एक्सप्लेनेशन, उल्लेख कहाँ मिलता है? संविधान में।
क्योंकि कभी भी शासन का कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग या मिसयूज ना कर पाए, कोई भी सरकार तानाशाह ना बन पाए, इसके लिए ज़रूरी क्या है, उनके ऊपर लिमिटेशन या सीमा लगी हो। और इन सीमाओं का जो वर्णन होता है, जो एक्सप्लेनेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान में होता है। इसीलिए संविधान का होना बहुत आवश्यक है कि कोई भी शासन का अंग या सरकार तानाशाह या शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। अब बढ़ते हैं आगे। तो क्लास 11th, संविधान की तीसरी आवश्यकता क्या है या तीसरी नीड क्या है? संविधान समाज के आधारभूत लक्ष्य और उसके आदर्शों को स्पष्ट करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर्स द बेसिक गोल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी। अब आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है? देखो, हर देश का संविधान में उसी देश के समाज की आदर्श या प्रिंसिपल सिद्धांत मिलेंगे और उसी देश का समाज किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। अब आप अगर अमेरिका के संविधान को उठाओ तो आप इस चीज़ को पाओगे कि अमेरिका में प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल फ्रीडम और लिबरलाइजेशन, खुलेपन को ज़्यादा महत्व या इंपॉर्टेंस दी गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ का समाज खुलकर जीना चाहता है या वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार की बात करते हैं। लेकिन अगर आप भारत के संविधान की तरफ आओ, क्योंकि भारत गुलामी से स्वतंत्रता की तरफ बहुत लंबी लड़ाई के बाद आया था, तो भारत में ज़्यादा जोर दिया गया लोकतंत्र और गणतंत्र पर, जिसे आप बोलते हैं डेमोक्रेसी और रिपब्लिक पर। हमारे समाज का आदर्श ज़्यादा था कि पहले लोकतंत्र की स्थापना हो ताकि फिर से कोई गुलामी वाला सिद्धांत या प्रिंसिपल ना आ जाए। तो एक देश के संविधान में उस देश के समाज के क्या आदर्श हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं और उनके गोल्स या उनके टारगेट्स या उनके लक्ष्य, उनकी उद्देश्य क्या होंगे, इस चीज़ का वर्णन उस देश के संविधान में स्पष्ट रूप से मिलता है। और उस देश का संविधान के उन्हीं लक्ष्यों या उन्हीं आदर्शों के आधार पर सरकार अपने कार्य करती है, क्योंकि उनको उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिसका वर्णन संविधान में है, और उन्हीं प्रिंसिपल सिद्धांतों के अनुसार काम करना है जिसका वर्णन या एक्सप्लेनेशन कहाँ है, संविधान में है। तो ये एक सबसे बड़ी आवश्यकता है किसकी, संविधान की या कॉन्स्टिट्यूशन की, क्यों हमारे लिए वो आवश्यक है, संविधान की आवश्यकता क्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। संविधान की आवश्यकता का चौथा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। एक बात याद रखना, 11th क्लास देखो, आप आए हो 10th से, थोड़ी मुश्किल आ रही होगी लेकिन ढंग से समझना। जिस देश में जनता को अधिकार स्पष्ट रूप से, ना लिखित रूप से मिलते नहीं हैं, तो समझ लेना वहाँ की सरकार के तानाशाह होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसलिए एक देश में केवल सरकार के ही सारी शक्तियाँ नहीं होती, उन सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रहे, लिमिटेशन रहे, इसके लिए उस देश की जनता को अधिकार भी दिए जाते हैं। और उन अधिकारों को अगर आप बोल दोगे दिए गए तो कोई भी सरकार कभी भी छीन सकती है। इसलिए क्योंकि हमारे को कोई अधिकार सरकार नहीं देती, संविधान देता है, तो हमसे कोई अधिकार छीन भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे संविधान ने दिए। तो संविधान की आवश्यकता इसलिए भी है कि सरकार कल को तानाशाह ना हो जाए, शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। इसीलिए संविधान में लोगों के अधिकारों का, लोगों के राइट्स का एक्सप्लेनेशन या यूँ कह लो वर्णन बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है, ताकि लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके और कल को सरकार तानाशाह ना हो जाए या जनता के साथ कोई अन्याय या शोषण, जिसे आप बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, ना कर पाए। यही नहीं, हमेशा याद रखना, हमारा सबका ध्यान हमारे अधिकारों पर होता है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं, ड्यूटीज़ भी आती है। तो उन ड्यूटीज़ की हमारे देश की जनता किन किन कर्तव्यों का पालन करेगी, ड्यूटीज़ को फॉलो करेगी, ड्यूटीज़ को करेगी, पूरा करेगी, इन सब का वर्णन या यूँ कह लो इन कर्तव्यों का वर्णन पूरी तरह से किस में मिलता है, संविधान में मिलता है। और याद रखना, क्योंकि ये सब संविधान के अंदर है, तो कोई भी देश की सरकार या किसी भी देश की सरकार अपने संविधान में दिए गए अधिकारों को जनता से नहीं ले सकती और किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन या शोषण नहीं कर सकती। तो इसीलिए संविधान आवश्यक हो जाता है कि सरकार के ऊपर एक सीमा, एक नियंत्रण, एक कंट्रोल रहे।
किसके माध्यम से? जनता के जो अधिकार हैं। कल को अगर सरकार अपने क्षेत्र से बाहर आकर काम करनी शुरू कर दे या जनता के ऊपर एक्सप्लॉइट करे, तो हम अपने अधिकारों को संविधान के माध्यम से फिर से वापस मांग सकते हैं, और लेंगे किससे? न्यायपालिका से। तो इसलिए भी संविधान आवश्यक हो जाता है, क्योंकि संविधान में देश के जनता के अधिकारों के और कर्तव्यों का उल्लेख या एक्सप्लेनेशन होता है। तो 11th क्लास में उम्मीद करता हूँ अभी मैंने बहुत छोटा टॉपिक करके समझाया है। याद रखना, 10वीं के स्टैंडर्ड से मैच मत करना। 11th की पॉलिटिकल साइंस बहुत बेसिकली बनी हुई है, बहुत टिपिकली बनी हुई है, बहुत काफ़ी कुछ मुश्किल आ सकती है आपको, क्योंकि एकदम 10वीं से आए हो, बहुत हार्ड बना रखा है। ऐसा सिलेबस है जो ग्रेजुएशन के अंदर भी काम आएगा। कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे ज़रूर पूछना। अगर ज़रूरत पड़ेगी आने वाले वक्त पर, अभी तो देखो शुरुआत हुई है हमारी, कोई भी ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले समय पर, मैं बीच बीच में आपके बीच में लाइव आऊँगा और आपकी सारी डाउट क्लियर करूँगा। कोई दिक्कत मत लेना, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मैं आपके साथ हूँ, इसके लिए बिल्कुल मत घबराना। जितना भी हो मैं सबसे आसान करके आपको दूंगा, इजी लैंग्वेज में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना मेरे चैनल पर नए आए हो तो। और मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।